नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आप हैं मेरे साथ टाइम्स ऑन भारत पे। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आज एक सवाल उठाते हैं। बीते कई दिनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अनगिनत आरोप लगा रही हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या सबूत है किस पार्टी के पास जिसके बिना पर वो ये सब आरोप लगा रहे हैं? क्या सच है? क्या किसी के पास कोई पेपर है, कोई सबूत है, या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए दोनों पार्टियां एक से बढ़कर एक नए नए दावे पेश कर रही हैं जनता के बीच में? फिर आज बात करेंगे बिहार में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की, और सवाल यह है कि बिहार में जिस दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसी दिन सीबीआई की रेड संयोग है, या फिर जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है एक घिसा पिटा प्रयोग। आज की तीसरी खबर झारखंड से है, जहां पर प्रेम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री सोरेन साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके घर से AK-47 राइफल्स मिली है। AK-47 राइफल जनता में कोई भी, मैं और आप अगर चाहें तो बंदूक रख अपने घर में नहीं सकते। इतने खतरनाक हथियार जो मिले हैं, किसके घर से मिले हैं, उसकी पूरी कुंडली भी आपको दिखाएंगे। और आज बात करेंगे चौथी खबर में उत्तर प्रदेश की, जहां पर आरक्षण, माफ कीजिएगा, में आरक्षण देने की चर्चा जोरों पर है। आरक्षण के अंदर ये एक आरक्षण, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बीजेपी में शराब नीति से शुरू हुआ जो मामला पार्टी ऑपरेशन लोटस और 20 करोड़ के खेल तक पहुंच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। नेता सिर्फ आरोप जो लगा रहे हैं, क्या वो सबूत भी हमारे सामने रखेंगे? कोई ऐसा पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिखा रहा? सब ये बात कहते हैं सूत्रों से पता चला, हमें एक जानकारी मिली। ये कौन है लोग हैं जो ऐसी जानकारियां दे रहे हैं? सबूत तो आपको जनता के बीच में रखना पड़ेगा, वरना ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये सब सिर्फ राजनीति में कीचड़ उछालने का खेल भर है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। कितने दिनों तक आप झूठ और विक्टिमहुड खेलते रहेंगे? आज आपको सच बताना होगा। केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की। क्या ये हकीकत है कि मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया? आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं दे रहा, सबूत नहीं मिल रहे, लग रहे हैं तो सिर्फ आरोप। शराब नीति पर जवाब नहीं आ रहा है, भटका रहे हैं, ABCD कर रहे हैं, परंतु क्या सच है, क्या हकीकत है, उसके बारे में बता नहीं रहे हैं। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। ऐसा लग रहा है मानो आरोपों के दौर में बस मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको यह भी बता दें। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन लूटस, पहले लूट करो, शराब नीति टेलर मेक करो, अपने निजी दोस्तों को, शराब माफियाओं को मुनाफा पहुंचाओ, और फिर ऑपरेशन लूटस के बाद चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अत्याचार अत्याचार बोलते रहो, झूठ फैलाते रहो, मुद्दे को चेंज करते रहो, गोल पोस्ट बदलते रहो और ऑपरेशन डाइवर्टस करते रहो। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहा है, 20-20 करोड़ की पेशकश हो रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लूट रहे हैं। दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लग गई है, लेकिन सबूत कोई नहीं दे रहा। आरोप का यह दौर शुरू हुआ 19 अगस्त को, जब मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई, और तब से हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासा करने का दावा करते हुए दोनों ही पार्टियां सामने आती हैं, लेकिन जब खुलासे का वक्त आता है तो वेट एंड वॉच की दुहाई दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं
जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया तो बेकसूर है। कह रहे हमें पता है वो बेकसूर है, हम जानते हैं। आप सोचो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि उनके विधायकों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, तो बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगा कि नई आबकारी नीति बनाने से पहले कमेटी की बातों को नजरअंदाज करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन ये बातें भी महज आरोप हैं, इसका सबूत नहीं दिया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बारिश हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से आरोपों को साबित करने के लिए कोई मुकम्मल सबूत अब तक सामने नहीं आया। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि मनीष सिसोदिया को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करने का प्लान है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन ना तो आप अपने आरोपों को साबित कर पा रही है, न ही बीजेपी। ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि होलसेल और रिटेल को लेकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, आपने उस रिकमेंडेशन को दरकिनार किया? तीसरा प्रश्न है, मनीष जी, आपने ये जो रिकमेंडेशंस थे उनको दरकिनार किसके कहने पर किया, क्यों किया? क्या यह हकीकत है कि मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया? बीते एक हफ्ते से हर रोज सुबह सुबह खबर आती है कि फला समय पर फला पार्टी बड़ा खुलासा करने जा रही है। मीडिया चैनल्स के कैमरे लग जाते हैं, जनता भी टीवी पर टकटकी लगाकर बैठ जाती है, नेता कागज पत्तर लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आधे पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप के अलावा कुछ और बात की ही नहीं जाती, सबूत कोई पेश नहीं कर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की? अब बात करते हैं बिहार की, जहां आज का दिन भारी सियासी सरगर्मी के बीच सीबीआई की छापेमारी के नाम रहा और फिर शुरू हुआ बयानों का बवाल। कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। जब जमीन घोटाले से जुड़े मामले पर भोला यादव गिरफ्तार हुए या रेड हुई, एक लाइन भी इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्यों डरेंगे? हम लोग डरने वाला आदमी नहीं। कानून अपना काम करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो कोई खेला होगा, इस बात की हम लोगों को मैंने एहसास था। नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। तो आज सुबह से ही बिहार में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। सदन में बहुमत साबित करने से ठीक पहले आरजेडी के कई नेताओं के ठिकानों पर, घर पर, ऑफिसेज पर सीबीआई ने एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। जिन जिन लोगों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची वो सभी लालू यादव परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम में एक मॉल पर भी सीबीआई का छापा पड़ा, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो मॉल तेजस्वी यादव से संबंधित है।
इन सारी बातों को लेकर दिन भर बयानबाजी चलती रही। सवाल यह है कि बिहार में सीबीआई की रेड जो है उसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, कमाल की टाइमिंग है। आज ही स्पीकर का चुनाव होना था और आज सुबह से ही रेड शुरू हुई। तो अब सवाल यह उठता है कि रेड संयोग है या कोई प्रयोग। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। तेजस्वी यादव ने चैलेंज वाले लहजे में यह बात बिहार में नई सरकार बनने से एक दिन पहले कही थी। अब इसे संयोग या प्रयोग जो भी कहिए, विधानसभा में बहुमत साबित करने से कुछ घंटे पहले बिहार में सीबीआई की टीम पूरे एक्शन में दिखी। एक के बाद एक आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी शुरू हुई। फिर कुछ ही घंटों में सीबीआई की एक टीम गुड़गांव के उस मॉल तक पहुंच गई जो तेजस्वी यादव से संबंधित बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम जिन जिन आरजेडी नेताओं के घर पहुंची वो सभी लालू यादव के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं और पार्टी में भी उनकी अच्छी खासी दखल है। सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी हैं, अशफाक करीम आरजेडी सांसद हैं, फयाज अहमद आरजेडी सांसद हैं, सुबोध राय पूर्व आरजेडी एमएलसी हैं, अबू दुजाना पूर्व आरजेडी एमएलए हैं, सुभाष यादव लालू यादव के करीबी हैं, नागमणि राबड़ी देवी के निजी सलाहकार हैं। क्यों डरेंगे? हम लोग डरने वाला आदमी नहीं। टारगेट किया जा रहा है मैडम, आप लोग टारगेट किया जा रहा है। आज बहुमत सीज करना है कल। आज भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। सीबीआई की टीम आज बिहार के बाहर भी गुरुग्राम के उस मॉल तक पहुंची जो तेजस्वी यादव से संबंधित बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम तैयार किए जा रहे मॉल और उसे बनाने वाली कंपनी दोनों जगहों पर एक साथ पहुंची। अर्बन क्यूबेक्स मॉल पर भी छापेमारी हुई और व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन में भी छापेमारी हुई। गुरुग्राम में मौजूद है सेक्टर 71। गुरुग्राम में ये अर्बन क्यूब्स मॉल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है। बताया जा रहा है कि इसे व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो है वो बना रही है और इस कंपनी का संबंध जो है वो तेजस्वी यादव से है। सीबीआई की टीम यहाँ भी सुबह के वक्त पहुंची थी। अगर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भव्य मॉल जो है वो यहाँ पर बन रहा है। असल में ये पूरा मामला रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लालू यादव जब देश के रेल मंत्री हुआ करते थे तब एक हाथ से जमीन और प्लॉट दो, दूसरे हाथ से नौकरी लो, इसका खुला खेल चलता था। आरोप तो ये भी है कि ये पूरा खेल साल 2004 से लेकर 2009 के बीच चला और इसी मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद कुल 17 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें लालू यादव को आरोपी नंबर 1, राबड़ी देवी को आरोपी नंबर 2, मिसा भारती को आरोपी नंबर 3 और हेमा यादव को आरोपी नंबर 4 बनाया गया है। देखिए, वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर। सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज का ही दिन क्यों चुना, ये भी पूछा गया। नहीं, आज का दिन यह क्यों चुना गया ये तो सीबीआई आपको बताएगी। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। छापेमारी के बाद से बिहार में राजनीतिक पारा पहले से ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। भाजपा जो है केंद्र सरकार में बैठी हुई है और
उनके तमाम जो केंद्रीय संस्थान है उसका दुरुपयोग करके विपक्ष की ताकतों को डरा रही है। चुन चुन करके विपक्षी नेताओं के ऊपर, विपक्षी कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो विपक्ष के मीडिया घराने हैं उनके ऊपर रेड पड़ रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। भ्रष्ट आदमी रहिए, उनके साथ रहिए तो अच्छा आदमी हो जाइएगा, और जो अच्छे आदमी अगर हमारे साथ हो गए तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए इससे जनता घबराती नहीं है, नेता घबराते नहीं है, और कार्यकर्ता तैयार है इसका जवाब देने के लिए। सीबीआई छापेमारी के बहाने बिहार की राजनीति में अब नई चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ है जेडीयू आरजेडी की सरकार। बीजेपी कह रही है कि ये सब भ्रष्टाचार का खेल है, जबकि आरजेडी कह रही है ये सब बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए, तो गुरुग्राम के मॉल में हुई छापेमारी को तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उसके बारे में अपनी सफाई दी, अपना पक्ष रखा और कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ होते तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन हम अलग हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं। भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर हैं, और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट। इस बीच आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार का जो फ्लोर टेस्ट है वो भी हुआ, जिसमें महागठबंधन की सरकार ने भारी बहुमत से विश्वास मत हासिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। एक बार फिर नीतीश कुमार ने 2024 का जिक्र किया और कहा देश में जबरदस्ती समाज बांटने की कोशिश की जा रही। देश आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी, खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है। बिहार के बाद झारखंड चलते हैं। बिहार में सीबीआई की जो छापेमारी हो रही थी, वहीं झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी ने भी छापेमारी की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से कुल 11 ठिकानों को जो ईडी है उसने खंगाला। इस दौरान एक खाली अलमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद हुई, 60 कारतूस बरामद हुए। सवाल यह है कि प्रेम प्रकाश कौन है और कैसे अंडा सप्लाई करने के काम करते करते सत्ता के गलियारों में इतना उनका दबाव हो गया कि आज हेमंत सोरेन की कुर्सी तक आंच पहुंचने लगी है उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी। एक खाली अलमीरा और उसमें 2 AK-47। यह अलमीरा
झारखंड के उस ताकतवर शख्स का है जो झारखंड की राजनीति में ट्रांसफर और पोस्टिंग का खुला खेल करता है। झारखंड की सरकार में उसकी पकड़ है, अफसरों के बीच उसकी पहचान है, और तो और कहा तो यहां तक जाता है कि आज की तारीख में प्रेम प्रकाश से ज्यादा करीबी हेमंत सोरेन का कोई है ही नहीं, और उसकी पहचान पूरे झारखंड में पीपी के नाम से है। नाम प्रेम प्रकाश, पहचान हेमंत सोरेन के काफी करीबी, पता हरमू, रांची, डोरंडा, अशोकनगर। प्रेम प्रकाश के घर ईडी की टीम पहुंची तो अलमीरा की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन अलमीरा खुला तो ना पैसे मिले, ना नोट मिला, तो दो AK-47 और गोलियां इतनी मिली कि नोट से ई और डी लिखने के आदी हो चुके अधिकारियों ने इस बार गोलियों से ही ई और डी लिख दिया। बगल में दोनों AK-47 भी रखे। बताया तो यह भी जाता है कि हेमंत सोरेन के काफी करीबी प्रेम प्रकाश का रांची की अशोकनगर के रोड नंबर 5 के सामने जो अपार्टमेंट है, यहीं से उसका पूरा साम्राज्य चलता था और यहीं से वो अपनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था। अब जरा विस्तार से जानिए कि प्रेम प्रकाश का पूरा परिचय है क्या। झारखंड में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल है। पहले मिड डे मील में अंडा सप्लाई का काम करता था। अंडा सप्लाई के जरिए ही प्रेम प्रकाश सत्ता तक पहुंच बनाई। आज की तारीख में मुख्यमंत्री तक उसकी सीधी पहुंच है। नेपाल में भी उसके कई होटल और कारोबार हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि प्रेम प्रकाश की निजी तरक्की झारखंड की तरक्की से कई 100 गुना ज्यादा है। तभी तो अंडा सप्लाई करते करते वो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम करने लगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रेम प्रकाश चर्चाओं में है। इससे पहले रांची में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के पास ही अपना आलीशान बंगला बनवाने को लेकर भी वो खूब चर्चाओं में रहा। कहते हैं कि पिछले साल जब सीबीआई ने छापेमारी की तो उस बंगले का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। वैसे इतिहास गवाह है कि प्रेम प्रकाश के काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। प्रेम प्रकाश झारखंड की नई उत्पाद नीति के मामलों में भी चर्चाओं में रहा। शराब रिटेलरों के यहाँ स्टाफ नियुक्ति को लेकर भी विवाद में रहा। प्रेम प्रकाश को झारखंड सरकार ने 2 बॉडीगार्ड भी दिए थे। और तो और चर्चाएं तो ऐसी है कि सुनकर हंसी आ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी प्रेम प्रकाश पर पटना में लालू यादव के घर से मोबाइल चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद लालू यादव के गार्ड ने इसकी जमकर पिटाई की थी। अब प्रेम प्रकाश के बहाने झारखंड की सरकार भी घिर गई है। ये तय है कि आने वाले दिनों में जांच की आंच तेज होगी तो शिकंजे में कई नेता, मंत्री के साथ साथ कई अधिकारी भी अपने आप घिर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रायपुर में बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। तेजस्वी यादव जो हैं, जो बीजेवाईएम के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर बयान देते नजर आए। आपको इस वक्त बता देते हैं कि रायपुर में बीजेपी का वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है। में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में माफ कीजिएगा, चुनाव भी हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारी स्पेशल रिपोर्ट का जिसमें आज आपको दिखाएंगे वॉर जोन यूक्रेन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आज यूक्रेन में रूस का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? क्या अमेरिका से रूस बहुत बड़ा बदला लेने वाला है? यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। जिस दिन यूक्रेन की आजादी, उसी दिन सबसे बड़ी बर्बादी। अमेरिका से रूस लेगा बदला, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला।
वॉर जोन यूक्रेन में अब होगा वो सबसे विस्फोटक होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक के ऑर्डर दिए थे और इस ऑपरेशन को व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया था। रूस के मुताबिक यूक्रेन में इस ऑपरेशन की शुरुआत इस पड़ोसी मुल्क को अमेरिका और नाटो के चंगुल में जाने से बचाने के लिए की गई, लेकिन बीते 6 महीने में उसका अंजाम क्या हुआ आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। तबाही और बर्बादी का मंजर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले की यह सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। जब समंदर में युद्धपोत से मिसाइलें दागी गई तो यूक्रेनी टारगेट पल भर में मिट्टी में मिल गए। एक एक करके कई रॉकेट दागे गए जो रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ठीक निशाने पर गिरे और यूक्रेन में हथियारों का बड़ा जखीरा राख में तब्दील हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए। इससे पहले बीते 6 महीने में रूसी एयरफोर्स बेहिसाब मिसाइलें यूक्रेन पर दाग चुकी है। लाखों बम यूक्रेन पर गिराए जा चुके हैं। तबाही और बर्बादी का आलम यह कि यूक्रेन का करीब 1/4 इलाका उजड़ चुका है, कब्रिस्तान में बदल चुका है। युद्ध की त्रासदी झेल रहा यूक्रेन आज ही के दिन 1991 में सोवियत संघ से आजाद हुआ था, लेकिन इसी साल 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला रूस की ओर से कर दिया गया था तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन कोई आजाद मुल्क नहीं है, बल्कि हमेशा से रूस का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। यानी बहाना भले यूक्रेन को नाटो से दूर रखना हो, लेकिन पुतिन का प्लान पूरी तरह से क्लियर है। इरादा साफ है, वो यूक्रेन को रूस में मिलाना चाहते हैं। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. इस बीच अमेरिका ने बहुत बड़ी वार्निंग जारी की। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। अटैक ऐसा होगा जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं होगा। बीते 6 महीने में रूस की ताकतवर आर्मी से लोहा ले रहे यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने भी घुटने टेकने से साफ इनकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव पर रूसी आर्मी के अटैक की सूरत में जबरदस्त पलटवार की चेतावनी दी है। Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Тому що для мене, як для президента і впевнений для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, все це однаково. Там всі наші українці живуть. Харків, Запоріжжя. І відповідь така сама буде, як і в цих містах. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь. Потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше. तो यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन रूस है कि धीमी रफ्तार में ही सही यूक्रेन को अपने कदमों पर झुकाने पर आमादा है। इसके लिए वो फरवरी से ही नॉन स्टॉप गोले बारूद बरसा रहा है। В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольская. Продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило 3 километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров. अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले की चेतावनी यूं ही जारी नहीं की है। उसके पास पक्के इनपुट है, तभी तो अमेरिका ने यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन लौट आने को कहा है। यूक्रेन जंग में अमेरिका सीधे तौर पर तो शामिल नहीं है, लेकिन हथियारों और दूसरे साजो सामान के जरिए वो यूक्रेन की पुरजोर मदद कर रहा है। ये भी सच है कि बीते 180 दिनों में अगर यूक्रेन बेहद ताकतवर रूस का मुकाबला कर रहा है तो यह अमेरिकी मदद से ही मुमकिन है।
वरना रूसी लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और बमों के आगे यूक्रेन की क्या बिसात। ये और बात है कि पूरा यूक्रेन रूसी हमले से हिल चुका है, लेकिन यूक्रेनी प्रेसिडेंट का कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं हिला। Через 6 місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україно. За ці 6 місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. यूक्रेन पर रूस रह रह कर बारूद बरसा रहा है। इस युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे हुई ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप युद्ध से यूक्रेन की तबाही का लेखा जोखा देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 24 फरवरी के बाद से अब तक यूक्रेन जंग में 5,587 आम नागरिक मारे गए, 7,890 लोग जख्मी हुए, जबकि असल नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका है। ज्यादातर लोग तोप, मिसाइल और एयर स्ट्राइक में मारे गए। यूक्रेन के आर्मी चीफ के मुताबिक युद्ध में उसके 9,000 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि रूस ने अब तक ये नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए। हालांकि अमेरिका के मुताबिक रूस के 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और इससे 3 गुना ज्यादा घायल हुए हैं। अनुमान के मुताबिक रूस के हताहत सैनिकों की यह तादाद 1979 से 1989 के अफगानिस्तान वॉर के बराबर है। 24 फरवरी 2022 के बाद से अब तक करीब 1/3 यूक्रेनी लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मौजूदा वक्त में यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। यूक्रेन के 66 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पूरे यूरोप के शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा यूक्रेनियों ने पोलैंड, रूस और जर्मनी में पनाह ली है। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में बदल चुके हैं। युद्ध विराम की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जीत न रूस की हुई, न ही यूक्रेन हारा है, लेकिन यूक्रेन का रुख ऐसा है जैसे रूस की गिद्ध नजर से राजधानी कीव को बचाकर ही उसने मैदान मार लिया। रूस से जंग के 6 महीने पूरे हुए तो कीव में रूसी टैंकों और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। यूक्रेन के मुताबिक ये सैन्य साजो सामान उसने रूसी आर्मी से जब्त किए हैं। Дуже патріотичний. Я вважаю, що ми точно переможемо, і насправді це дуже гарно, що зробили таку виставку, тому що патріотичність піднімається ще більше і більше, і знаєте, навіть так ходиш просто і хочеться зірватися і туди побігти, і всім допомагати, дуже піднімає бойовий дух. Я вважаю, що все буде добре. एक फ्रंट पर रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट युद्ध चल रहा है तो दूसरे फ्रंट पर साइकोलॉजिकल वॉर भी जारी है। हाल ही में मॉस्को में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार बम धमाके में हत्या हुई तो हड़कंप मच गया। ये हमला व्लादिमीर पुतिन के दिमाग और गुरु के तौर पर मशहूर अलेक्जेंडर दुगिन को लेकर प्लान किया गया था, लेकिन इसका शिकार उनकी बेटी हो गई। अब ये हमला किसने करवाया, अभी इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले के बाद से मॉस्को में हाई अलर्ट जरूर है। अलेक्जेंडर दुगिन अपनी बेटी के साथ शनिवार को एक प्रोग्राम में गए थे। उन्हें टारगेट करते हुए कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने कार को बदल दिया। जैसे ही उनकी बेटी दारिया ने कार स्टार्ट की, तुरंत धमाका हुआ और उनके चीथड़े उड़ गए। इस हत्या ने रूस के कई लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुतिन समर्थकों ने तो यहाँ तक मांग की है कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाए। Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения. И те, кто его организовал, а сейчас, как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено. И по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады. बताया जाता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो सोचते हैं उसके पीछे अलेक्जेंडर ही होते हैं। यूक्रेन पर हुए हमले के पीछे भी अलेक्जेंडर का ही हाथ बताया जाता है। क्रीमिया पर कब्जे से लेकर यूक्रेन पर हमले तक पुतिन के हर प्लान के पीछे दुगिन का ही दिमाग माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने बैन कर दिया है। दुगिन की 29 साल की बेटी दारिया ने भी यूक्रेन पर हमले का पुरजोर समर्थन किया था। Господин председатель, в заключение я хотел бы привлечь внимание членов Совета к трагедии, которая случилась 20 августа в Подмосковье. Был взорван автомобиль, за рулем которого находилась известный независимый журналист, военный корреспондент и политолог Дарья Дугина.
दुगिन के मर्डर के जवाब में रूस के बहुत बड़े पलटवार की आशंका है। यही वजह है कि अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन को $3 अरब की नई मदद का ऐलान किया। मदद की इस खेप में यूक्रेन को अमेरिका से बड़ी तादाद में गोला बारूद, डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इससे पहले भी अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद से अब तक यूक्रेन को $10.6 अरब की सुरक्षा सहायता मुहैया कराई। इस दौरान स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जेवलिन एंटी आर्मर सिस्टम्स, 155 mm हॉविट्जर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव उपकरण मुहैया कराए। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को $2.72 अरब की सैन्य मदद दी, तो EU ने $2.51 बिलियन की मिलिट्री सहायता की। जाहिर है इन्हीं हथियारों के बलबूते यूक्रेन पुतिन की आर्मी का अब तक सामना कर पाई है, लेकिन आगे क्या होगा, पुतिन के दिमाग में क्या है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फरवरी 2022 के टेलीविजन संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को रूस का अटूट हिस्सा बताया था। जेलेंस्की सरकार को पश्चिम का कठपुतली बताया था। पुतिन ने तभी यूक्रेन से अलग 2 इलाकों लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी और रूसी सेना तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस पर पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी, लेकिन इससे बेपरवाह 24 फरवरी को पुतिन ने एक और टेलीविजन संदेश में युद्ध की घोषणा की। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमला बोल दिया। Знаю, що Крим з Україною і чекаю, коли ми повернемось. Я хочу, щоб ви всі знали, ми точно повернемось. Коли ми повернемо і виправимо все те, що наробили окупанти на нашому українському півострові, що прийшло у Крим і увесь Чорноморський регіон разом з російською агресією, разом з російською зброєю. दरअसल जेलेंस्की पुतिन की आंख की किरकिरी तभी से है जब उन्होंने रूस से रिश्ता तोड़कर अमेरिका और यूरोप से हाथ मिलाया। इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने की गुहार लगाई। इससे नाराज रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में अपनी आर्मी तैनात कर दी। नाटो को पूर्वी यूरोप और खासकर यूक्रेन से दूर रहने की नसीहत दी। जवाब में नाटो ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी की दुहाई दी और मॉस्को की वाजिब सुरक्षा चिंताओं पर वार्ता की पेशकश की। लेकिन पुतिन को नाटो की ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इन दोनों देशों के बीच की टेंशन दरअसल 2014 में शुरू हुई थी, जब रूस समर्थित एक यूक्रेनी राष्ट्रपति जो वहां पर मौजूद थे, यानुकोविच, उनको पद से हटा दिया गया। उनको पद से हटाने के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया तो यूक्रेन का करीब 22% हिस्सा जो है वो उसे गंवाना पड़ा था। रूस से युद्ध का अंजाम यह भी हुआ कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक और IMF के मुताबिक यूक्रेन की इकोनॉमी में 45% गिरावट आ चुकी है। युद्ध से यूक्रेन को करीब $750 अरब का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार रूस की अर्थव्यवस्था में 12% गिरावट की आशंका थी, लेकिन अब रूस की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने सिर्फ 4.2% गिरावट का दावा किया है। रूस को यह फायदा तेल की बिक्री से हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को क्या नुकसान हुआ है वो भी समझिए। IMF के मुताबिक इस साल दुनिया की आर्थिक विकास दर सिर्फ 3.2% रहेगी, जबकि पिछले साल ये दर 6.1% थी। Let's not underestimate the fundamental psychological change that occurred on the 24th of February in all of Europe. A war that no one thought possible, that no one thought was ever going to happen again on the European continent, is taking place in a brutality and an extent that no one could have seen. यकीन मानिए, यूक्रेन रूस युद्ध का असली अंजाम अभी बाकी है। यूक्रेन का क्या होगा, उसका अस्तित्व बचेगा या फिर उसका नामो निशान मिट जाएगा, ये सिर्फ रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ही मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।